नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? चलो, पार्ट 3 ऑफ वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्या है? एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। एक छोटा सा सफ़र जिसने बदल दिया काम की दुनिया। आज के इस शॉर्ट बट सुपर इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के लेबर लॉज कैसे इवॉल्व हुए और कैसे उन्होंने करोड़ों वर्कर्स की ज़िंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ओरिजिन क्या था इस लेबर लॉज का? ब्रिटिश रूल से है बेसिकली इसका ओरिजिन। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया में लेबर लॉज का सफ़र एक्चुअली ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू हुआ, पर एक ट्विस्ट के साथ। ये लॉज वर्कर के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्प्लॉयर के फ़ायदे के लिए बनाए गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, फैक्ट्री चल रही थी और ब्रिटिश को एक रेगुलेटेड डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स चाहिए था। बट यहीं से शुरू होता है इंडिया का लेबर राइट्स मूवमेंट। ठीक है, अब आइए, ओरिजिन की बात हो गई, फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? ये अपने आप में ही क्वेश्चन है। 1883, और ये पहला मेजर स्टेप था। दिस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप। सो 1883 का जो फैक्ट्री एक्ट है, एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार फैक्ट्री वर्कर्स के बेसिक राइट्स को एड्रेस किया। बट कैसे? कैसे? लेट्स सी। इसने क्या किया? इसने पहले जो वर्किंग आवर थे फिक्स किया, उसको 8 आवर वर्क डे किया। पहली बार काम के घंटों पर लिमिट लगाई गई। ये पहली बार हुआ था। कब हुआ था? फैक्ट्रीज एक्ट 1883 के द्वारा। दूसरा पॉइंट, इसने चाइल्ड लेबर को एबॉलिश किया, क्योंकि बच्चे फैक्ट्रीज में डेंजरस काम कर रहे थे, जो कि उनके लाइफ पे भी असर आ रहा था। सो डू एंड डाई वाला केस था, वैसा टाइप का समझ लो। तीसरा पॉइंट, वुमेन्स की नाइट वर्क पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया इस फैक्ट्री एक्ट 1883 के अंदर। और रीज़न वही है, सेफ्टी रीजन की वजह से, कि नाइट में कई बार कुछ भी हो सकता था। ओके। और फोर्थ पॉइंट, ओवर टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर 8 आवर्स वर्क डे से ज़्यादा काम कराते हैं तो एक्स्ट्रा उसका पैसा मिलेगा। एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा, फ्री में कुछ नहीं होता। लेकिन याद रहे, ये सब ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ड्रिवन था। उन्हें प्रोडक्शन स्मूथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट लाया 1883 में। हालांकि वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को भी हेल्प किया एक वे में, बट उनका मेन मोटिव था उनका अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिश का। ठीक है, तो चलो ट्रांजिट करते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। देखो स्क्रीन पे, देखो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। क्या क्या काम था इसका? कि मैनेज करता था रिलेशंस को। सो 1929 में आया ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इसमें इसका मेन फोकस क्या था, ये बताओ। इसका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस ये था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस को कंट्रोल करना था। समझे? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का 1929 एक्ट का मेन फोकस था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को कंट्रोल करना। और इसके अंडर क्या है, मतलब बेसिकली फीचर्स अगर जानोगे तो बेसिकली स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स जो होते थे उसको रेस्ट्रिक्ट किया इसने। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ने स्ट्राइक्स और लॉकआउट को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन कोई प्रॉपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं दिया। कोई प्रॉपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं दिया। मतलब अगर एम्प्लॉयर और वर्कर फाइट करेंगे तो रिजॉल्व कैसे होगा? लॉ साइलेंट था भाई, कोई रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं था। लड़ो, लेकिन रिजोल्यूशन के लिए कुछ है ही नहीं तो करेंगे क्या? सो लॉ वॉज साइलेंट। यही वजह थी कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में शिफ्ट हुआ लेबर कैपिटल कॉरपोरेशन से। ठीक है, लेबर कैपिटल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 1947 के बाद
अप्रोच बदल गई पूरा। नाउ इंडिया वांटेड कोऑपरेशन नॉट कंट्रोल। पहले कंट्रोल, ब्रिटिश का क्या काम था, कंट्रोल करना था भाई, लेकिन अब इंडिया वांटेड कोऑपरेशन नॉट कंट्रोल। वर्कर्स की डिग्निटी, फेयर वेजेज और इंडस्ट्रियल पीस को प्रायोरिटी दी गई। इसी थॉट प्रोसेस ने दो मेजर डेवलपमेंट को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल, पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द गेम चेंजर। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने 1929 वाला लॉ को रिप्लेस करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया। ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क था जिसमें प्रॉपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस दिया गया था, लाइक कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ठीक है। और इसमें लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ के रूल्स क्लियरली डिफाइन हुए थे। आज भी ये इंडिया का एक कोर लेबर लॉ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आज भी इंडिया का ये कोर लेबर लॉ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस दिया गया था पहली बार। इसमें कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन के बारे में था। लॉकआउट और रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ के रूल्स क्लियरली डिफाइन हुए थे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को गेम चेंजर मानो और इसे याद रखो, इम्पोर्टेंट है। मैं इन सब चीज़ों को इम्फेसाइज और स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचानक जो चेंज आ जाए। सो ठीक है, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो दो शिफ्ट हुए थे, दो मेजर डेवलपमेंट हुए थे। पहला तो बता दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब दूसरा एक नया सुनो। 1947 में एक ट्रिपाटाइट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ट्रिपाटाइट कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहीं से एक न्यू बिगनिंग होती है। और इसी साल हुई 1947 ट्रिपाटाइट कॉन्फ्रेंस, जिसमें तीन पार्टीज टेबल पर बैठी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और कौन कौन बचा, कौन, वर्कर्स। गवर्नमेंट और एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, यही तीन लोग थे, इसीलिए ट्रिपाटाइट कॉन्फ्रेंस बोला गया। यहाँ डिसाइड हुआ पहला चीज कि फेयर वेजेज इंश्योर होगा। दूसरा, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होंगे। तीसरा, 3 साल के इंडस्ट्रियल ट्रूस होंगे। मतलब कि स्ट्राइक और लॉकआउट्स को अवॉइड करना और पीस मेंटेन रखना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया था। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल तो हुआ, मतलब ट्रिपाटाइट कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स थे, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें डिसाइड भी हुई। फेयर वेजेज इंश्योर होगा, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होगा, 3 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रूस, मतलब स्ट्राइक और लॉकआउट्स को अवॉइड करना और पीस को मेंटेन रखना। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया, समझ लो। तो दोस्तों, यही थी इंडिया की लेबर लॉज की कहानी और ब्रिटिश कंट्रोल से लेकर इंडियन वेलफेयर मॉडल तक का सफर। अगर आपको ऐसे शॉर्ट, सिंपल और इंगेजिंग एक्सप्लेनर वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट अस सो दैट वी कैन ब्रिंग सम न्यू वीडियो और बेटर फॉर्मेट में, और अच्छे से और फाइन ट्यून करके। चलो ठीक है, करो, पढ़ो अच्छे से, एग्ज़ाम निकालो, सिलेक्शन लो। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।